डियर एस्पिरेंट्स, आपका पीएचई जेई का पेपर जो 27 अप्रैल को हुआ था, उसका सिविल इंजीनियरिंग का जो सेक्शन था उसके एनालिसिस और उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए आज मैं यहाँ पर आपको डिटेलिंग दूंगी। डिटेलिंग करने से पहले जब आपने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में टेक्निकल के पार्ट हो या नॉन टेक्निकल के पार्ट, पहले हम टेक्निकल के पार्ट को देखते हैं। टेक्निकल के पार्ट में कुछ जो क्वेश्चंस थे आपको बहुत नए लगे, कुछ क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग बहुत अलग थी, कुछ क्वेश्चंस का रिप्रेजेंटेशन अलग था। तो अगर मैं लंप सम में बात करूं तो किसी भी ईयर का आप छत्तीसगढ़ का हो चाहे अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स का जेई का पेपर लो, जो 27 अप्रैल का पेपर था वो अभी तक का जेई का सबसे कठिन पेपर है, सबसे कठिन पेपर। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेपर कठिन है तो कठिन किस कंटेक्स्ट में या कठिनाई किन मायनों में हम बोल सकते हैं। सबसे पहला जो आपने महसूस किया होगा पेपर देते टाइम, पेपर था लेंथी इन द सेंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 100 थे, जिसमें 75 टेक्निकल और 25 नॉन टेक था, बट एक एक क्वेश्चन की लेंथ जो थी उसमें ऐसा बनाया गया था कि वो 4 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन उनको मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया था, तो ऑटोमेटिकली हर क्वेश्चन की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। क्वेश्चन का लेंथ ज़्यादा होने के कारण पूरा सवाल पढ़ने में आपको टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगा, तो 2 घंटा सफिशिएंट इस पेपर के लिए नहीं था पूरा पेपर पढ़ने के। सेकेंड, कठिनाई के स्तर की जब हम बात कर रहे हैं तो जो क्वेश्चंस थे उसमें 2 कॉमन पैटर्न जो नए थे, अभी तक ट्रेडिशनल जेई या एसईएस में छत्तीसगढ़ के पेपर में भी नहीं किया जाता था, वो था असर्शन रीजन यानी कथन कारण वाले प्रश्न, और अगला था सीक्वेंसिंग यानी आपको कोई क्वेश्चन दे देगा या कोई कंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसमें मेथोडोलॉजी को सीक्वेंसिंग जमाओ ये बोल रहा है, तो वो सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगने के कारण ये पेपर ऑटोमेटिकली लेंथी हो गया। अब जब इतनी कठिनाइयां सामने थी, जहां टाइम कम पड़ रहा था, सवाल लेंथी थे, पेपर लेंथी था, असर्शन रीजन थे और सीक्वेंसिंग थे, तो इन कठिन पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, या इस कठिनाई के स्तर को हम कैसे आगे के पेपर में कम करें कि हमारा जो अगला टारगेट है, whether it is WRD जेई या PWD जेई, उस तक हम कैसे पहुंचे। तो कुछ लाइन ऑफ एक्शन जो प्रश्न को देखने के बाद समझ में आए। पहला है, अब हमको अपना माइंडसेट या सोच बदलना पड़ेगा। माइंडसेट या सोच बदलने का मतलब, हम जब पिछले प्रीवियस ईयर्स के जेई के पेपर को देखते थे तो हमको कहीं ना कहीं उसमें एसएससी जेई की थोड़ी सी छाप दिखती थी, जैसे 1 लाइनर क्वेश्चंस होते थे, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स में न्यूमेरिकल्स भी आते थे, तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते थे। अब माइंडसेट को बदल के हमको असर्शन रीजन, सीक्वेंसिंग और बड़े और लेंथी क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम ये माइंडसेट पहले ही बना लें कि आने वाले पेपर में या अपकमिंग पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ही, तो जब ये प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएगा, जब ये क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, तो आप प्रिपरेशन के साथ रहेंगे कि हाँ, इस टाइप के सवाल एक्सपेक्टेड थे और इसका बेनिफिट मिलेगा 4 से 7 क्वेश्चन जो इस पेपर में पैनिक होने के कारण नहीं बन पाए, वो अगले पेपर में बन जाएंगे।
तो आपको पहला तो अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। सेकंड, अगर पेपर कठिन आया, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, तो कठिन पेपर का इंडिकेशन ये होता है कि आपका जो मार्क्स है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट या सेलेक्ट होने वाले जो कैंडिडेट रहेंगे, उनके मार्क्स बहुत हाई नहीं जाएंगे जैसा प्रीवियसली व्यापम के रिजल्ट्स में जाते थे। तो थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन सीजीपीएससी की तरफ लग रहा है। सीजीपीएससी में जैसे बहुत ज़्यादा मार्क्स पे आप नहीं जा सकते थे, 55%, 60 या 50 to 55% तक ही हाईएस्ट मार्क्स होते थे, उसी ट्रेंड में शायद व्यापम ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सभी के मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फ्री माइंडसेट के साथ या एक नए माइंडसेट के साथ अगले पेपर की तैयारी कीजिए। अगला, अब हमको सतह के तौर पे या सरफेस लेवल पे काम करने की बजाय डेप्थ में जाना पड़ेगा। जेई का पेपर हम सोचते हैं कि सरफेस लेवल से बन जाएगा, बट इस पेपर ने एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया है कि आपको सरफेस लेवल से अब काम नहीं चलेगा, आपको सब्जेक्ट में कंप्लीट डाइव करना पड़ेगा। यू हैव टू डाइव इन द कंप्लीट डेप्थ ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट, तभी आप इसके क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो हम डेप्थ का लेवल हमको बढ़ाना पड़ेगा, और असर्शन रीजन स्टेटमेंट के क्वेश्चन जहां भी दिखे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को अब हमको सॉल्व करके जाना पड़ेगा, हम इनको छोड़ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इसमें यूपीएससी का, ईएस का छाप दिख रहा है, हालांकि क्वेश्चंस ईएस के भी डायरेक्टली नहीं है, ठीक। यूपीएससी में आईएएस का भी जो टेक्निकल का पार्ट होता था, सिविल का पार्ट, उसकी भी छाप थोड़ी सी दिख रही है। तो ओवरऑल एक कंक्लूजन ये निकलता है कि हमको अब डेप्थ में तैयारी करनी पड़ेगी, सरफेस लेवल की तैयारी से काम नहीं चलेगा। तो इतना एनालिसिस को समझते हुए आज मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर में जो 75 क्वेश्चंस थे हमारे टेक्निकल के, इसमें इनिशियल 35 क्वेश्चन जो आपको प्रश्न पत्र मिलते साथ आप अगर सिंगल राउंड में बनाते तो डायरेक्टली बन जाते, ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी। नेक्स्ट में आपको असर्शन रीजन और सीक्वेंस, नेक्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हर असर्शन रीजन स्टूडेंट को नहीं पता होता, बट कहीं ना कहीं उसका लॉजिक उसने किसी ना किसी की डिटेल कंसेप्ट में सुना होता। सीक्वेंसिंग की बात करते हैं। सीक्वेंसिंग में ऑप्शंस ऐसे दिए हैं जिसमें दो ऑप्शन में आप उलझ रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी। और जो तीसरा पार्ट आएगा, या हो सकता है कि दूसरे पार्ट तक व्यापम का आंसर भी आ जाए, तो दूसरे पार्ट में जो व्यापम के कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स रहेंगे या जो आंसर्स जिनको विलोपित करें, उन पर डिस्कशन हम करेंगे। तो आज प्राइमरी लेवल पे हम ये 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 35 क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएंगे, इजी भी है, बट एक बार आप लाइन ऑफ एक्शन या अप्रोच देखते जाइए कि जब ये पेपर आपके हाथ में होता तो आप अगर एक माइंडसेट से रहते कि पेपर कठिन आने वाला है, तो आप इन 35 क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस भी दिखाते जाऊंगी, और क्वेश्चंस के साथ साथ जो रेफरेंस मैंने क्लास में लिया था जब मैंने क्रैश कोर्स बैच पढ़ाया था, तो वो पार्ट भी आपको बताते जाऊंगी, ठीक। यहाँ पर जो मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, मेरे पास सेट डी है, मेरे पास सेट डी है। तो सेट डी के क्वेश्चन, आपके पास सेट डी होगा तो सेट डी देखिए, या फिर आप क्वेश्चन से डायरेक्ट मैच कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है मैच मेकिंग का। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई कठिन मैच मेकिंग नहीं था, बट मैच मेकिंग के क्वेश्चन भी आपको दिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है लीस्ट वन, लीस्ट टू, मैच द फॉलोइंग। सिंपल सा क्वेश्चन था, सीमेंट के टेस्ट का क्वेश्चन था, ठीक। इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है फाइननेस टेस्ट, सेकंड कंसिस्टेंसी टेस्ट, थर्ड इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, चौथा साउंडनेस, और पांचवा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो जितने भी टेस्ट के नाम दिए हैं, ये सारे नाम किसके हैं? सीमेंट के टेस्ट के।
क्रैश कोर्स बैच में हमने ये रेफरेंस कवर किया था, इसलिए रेफरेंस साइड में लिख दिया है, बट यहाँ पर डायरेक्टली इसको मैं डिटेल करते जाती हूँ। ठीक, आपको इसमें आंसर को जब मैच करना है तो देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट किसको डिटेल कर रहा है या कौन सा पार्ट किसको लिंक कर रहा है। जैसे सबसे इजी टेस्ट है इसमें इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट का यूज होता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम को क्या करता है, ये सेट करता है। तो आपका सी का ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ गया, 1। ठीक, ये आंसर हमको 1 मिल गया। सी से मैच करने का कोशिश किया, एक सीक्वेंस आपको ये भी बनाना पड़ेगा, 1 2 3 3 ऑप्शन है, चौथा नहीं होगा, चौथा अपने आप आपका यहां से हट गया। ठीक, अगला देखते हैं आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट जो होता है वो चेक करता है कि एक पेस्ट को बनाने के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डायरेक्टली मैच हो रहा है 3 से, तो आपका बी का आ गया 3। अब आप 3 और 2 वाला कॉम्बिनेशन चेक करो, तो आपके पास 3 और 2 वाले कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है, ये 3 और 1 का, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन बी और सी में। डायरेक्टली आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक, आगे और चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो उसके बाद आपको पता है फाइननेस टेस्ट का काम होता है पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना। ठीक, अगला साउंडनेस, साउंडनेस कहीं पर भी वॉल्यूम चेंज को चेक करता है, वॉल्यूम स्टेबिलिटी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को चेक करता। तो उस बेसिस पे जब आप मैच करेंगे तो आंसर भी डायरेक्टली मैच हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें किया क्या है, 5 अलग अलग टेस्ट को एक साथ मिला, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, बट है ये सिंपल क्वेश्चन। ठीक, रेफरेंस यहाँ पर लिया हुआ है, टेस्ट का पूरा रेफरेंस क्रैश कोर्स बैच के जो बच्चे देख रहे हैं उनको पता है कि ये रेफरेंस मैंने दिया था सीमेंट का टेस्ट जब करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट डी का क्वेश्चन है। ठीक, सेट डी में पूछा है व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन नंबर 90। मैं अभी सेट डी है मेरे हाथ में, मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट इन विच वाटर in the mix tend to rise to the surface while placing and compacting it. वाटर का ऊपर आ जाना या पेस्ट का ऊपर आ जाना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्लीडिंग। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। हमको इसमें पूछ रहा है कि वाटर क्या आ रहा है, टेंड्स टू राइज टू द सरफेस, और रेफरेंस जो मैंने लिया है क्रैश कोर्स बैच में पॉइंट नंबर 245 में ये सेम डेफिनेशन लिखा है। ब्लीडिंग इज समटाइम रेफर्स एज वाटर गेन। ड्यू टू ब्लीडिंग वाटर कम्स अप एंड एक्यूमुलेट एट द सरफेस। डायरेक्टली आप इसको मार्क कर सकते थे, कोई इसमें डिटेलिंग की अलग से जरूरत नहीं थी, सिंपल स्ट्रेट गोइंग क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोलता है पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा है कॉन्क्रीट वाइब्रेटर। ठीक, क्या लिखा है, अ कॉन्क्रीट वाइब्रेटर इज मेनली यूज्ड फॉर। वाइब्रेटर या वाइब्रेट करने का जो रीजन होता है वो होता है कॉम्पैक्ट करना कंक्रीट को, वॉइड से एयर को बाहर निकालना और वो कॉम्पैक्ट करना। पहला ऑप्शन था मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, ये नहीं हो सकता। सेकंड, ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट टू रिक्वायर्ड लोकेशन, ये भी नहीं हो सकता। प्रिपेयरिंग अ स्मूथ फिनिश ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट, ये भी नहीं हो सकता। कंक्रीट वाइब्रेशन का डायरेक्ट काम होता है कॉम्पैक्शन। अब यहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया है क्रैश कोर्स बैच में, नोट्स में 341 नंबर का पॉइंट जो है इसमें लिखा है वाइब्रेटर फॉर कंक्रीट compaction of concrete. Compaction of concrete is the process adopted for expelling air from concrete. ठीक,
कॉम्पैक्शन के लिए किसको यूज कर रहे हैं? वाइब्रेटर। आगे वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट के बारे में भी बताया था, तो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते थे कि द पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन इज, द पर्पस ऑफ वाइब्रेटर इज टू कॉम्पैक्ट द कंक्रीट, और कॉम्पैक्शन का मतलब होता है एयर का रिमूवल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे 35 क्वेश्चन का आज मैं सेट ले रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। WRD के जेईई के पेपर में ये सेम क्वेश्चन पूछा था। इफ द डेप्थ ऑफ neutral axis in a, if the depth of actual depth of neutral axis in a beam is more than depth of critical axis, then this section is called, तो ये सेक्शन कहलाता है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। सेम क्वेश्चन आपका पूछ चुका है, और ये क्लास नोट्स में पॉइंट नंबर 426 में मैंने लिखवाया भी तीनों सेक्शंस के बारे में, अंडर रीइंफोर्स, बैलेंस्ड और ओवर रीइंफोर्स। इसमें आंसर आएगा ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट बी में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 35, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट। ये श्रिंकेज स्ट्रेन की बात कर रहा है IS 456/2000, यानी जो हमारा RCC का कोड है, डायरेक्टली ये वैल्यू दी हुई है। ठीक, और ये वैल्यू मैंने क्लास में भी लिखवाया पॉइंट नंबर 429 में कि श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट कितना होता है, 0.000 के बाद 3, 1 2 3 के बाद 3। इसमें ऑप्शंस को ऐसा बनाया है कि आप जीरो में कंफ्यूज हो सकते हैं डेसिमल के बाद कितना है, बट स्ट्रेट गोइंग क्वेश्चन था 000 के बाद 3, तो श्रिंकेज स्ट्रेन का आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि which of the following does not apply to statically determinate structure। स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है जरूर, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कीवर्ड था, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, DS, जिसका क्या होता है 0, इट इज कॉल्ड स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इसमें से कौन सा अप्लाई नहीं होता। तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, कौन सा अप्लाई होगा उसको टिक कर लेंगे, और जो नहीं होगा उसको क्रॉस कर देंगे, और नहीं वाला क्या हो जाएगा आंसर। स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए जब मैंने क्रैश कोर्स में पॉइंट बताया था आपको, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखवाया था 547 पे, 546 पे। उसी पॉइंट को पहले मैं डिटेलिंग कर देती हूँ। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा, स्ट्रेसेस आर कॉज्ड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को टेम्परेचर के कारण, लैक ऑफ फिट के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिखा है स्ट्रेसेस कॉज होती, मतलब फर्क पड़ता है, तो ये पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत। नो स्ट्रेसेस आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ फिट, ये करेक्ट है। बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी करेक्ट है। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता बेंडिंग मोमेंट को एरिया से। फोर्स इज कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सफिशिएंट टू एनालाइज, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाता है। आपका पूछा कि इसके लिए इसमें से कौन सा अप्लाई नहीं, तो नहीं है कि केस में सिर्फ ए आ रहा है, आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। अब इस क्वेश्चन को बड़ा समझ के आप छोड़ देंगे तो यहाँ पर गलती होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कीवर्ड था, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर, और इस क्वेश्चन को मैंने क्रैश कोर्स बैच में समझाया भी था पॉइंट के हिसाब से, तो आंसर आएगा इसका ए। यहाँ पर प्रूफ देख लेते हैं, लिखा हुआ है इन स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर नो स्ट्रेसेस आर कॉज्ड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज और लैक ऑफ फिट।
इनडिटर्मिनेट में होता है, डिटर्मिनेट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे और पॉइंट भी लिखा, statically determinate structure, bending moment and shear force is independent of material property and cross section area। वही आपका स्टेटमेंट नंबर जो थर्ड और फोर्थ था वो यहाँ से डायरेक्टली लिया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन हाईवे से, ठीक, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया भी है मैंने, रोड प्लान्स में इसको करवाया। क्वेश्चन देखते हैं, आपको बोलता है पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है अरेंज द फॉलोइंग रोड डेवलपमेंट प्लान ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रमिक क्रम में हमको जमाना। सबसे पहले आपका आया था नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान का ईयर था 1943 से 63। नागपुर रोड प्लान के बाद पोर्ट एरिया को कनेक्ट किया गया, दैट इज बॉम्बे रोड प्लान। ये आया था आपका क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया, 20 ईयर प्लान 18 साल में कंप्लीट हो गया था। तो अगला स्टार्ट हो गया 61 से 81 और उसके बाद फिर नॉर्दर्न यूपी एरिया को, नॉर्दर्न यूपी एरिया को कनेक्ट करने के लिए लखनऊ रोड प्लान आया 81 से 2001। तो आपका सीक्वेंस होना चाहिए, ये सबसे पहले आएगा नागपुर यानी 2 नंबर पहले, उसके बाद आ जाएगा बॉम्बे मतलब 4 नंबर पहले। 2 नंबर वाले 2 ही ऑप्शन दिख रहे थे। आप सी को डायरेक्टली देखेंगे तो 2 के बाद आ गया 4, 4 के बाद आ गया 3, 3 के बाद 2001 के बाद फिर आ गया आपका विजन 2021। बीच में और भी है बट ये जो है इनके हिसाब से अरेंज होता है ये चारों पार्ट। ये मैंने क्रैश कोर्स में पॉइंट नंबर 815 में आपको रोड प्लान समझाए, आप क्रैश कोर्स की कॉपी में इसको देख सकते हैं, ठीक। तो ये भी एक स्ट्रेट गोइंग क्वेश्चन था। यहाँ पर प्रूफ है इसी क्वेश्चन का, ये पॉइंट नंबर 833 पे, 833 पे नहीं, ये अगला क्वेश्चन है 833 पे। अगला क्वेश्चन बोला अकॉर्डिंग टू PIEV थ्योरी। PIEV थ्योरी पढ़ते हैं हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को निकालते समय कि जब कोई ऑब्जेक्ट सामने तो हमको रुकना कैसे, और उस सीक्वेंस में ये PIEV थ्योरी का फुल फॉर्म दिया है और आपको बोलता है कि इसको सीक्वेंस में जमा। इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं था, जैसा नाम है उसी सीक्वेंस में जमा देना था। फर्स्ट आता P आता सेकेंड नंबर पे, I आता 4th नंबर पे दिया हुआ, ठीक। उसके बाद E इमोशन, ठीक। उसके बाद वोल्यूशन। तो 2413 इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में ही था, PIEV। और क्रैश कोर्स में 833 में आपको ये PIEV थ्योरी मैंने लिखवाया भी था। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई डिटेलिंग की जरूरत नहीं थी, आप क्वेश्चन पढ़ते उसी सीक्वेंस में इसको अरेंज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा था, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्रैश कोर्स की कॉपी मैंने 892 नंबर पे ये फॉर्मूला लिखवाया था, डिटेलिंग भी की थी फॉर्मूले की। अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो बोला ये कैलकुलेट हमको करना है फॉर पेवमेंट ऑफ विड्थ। पेवमेंट विड्थ कितनी है, W है इसका 7 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस दिया है 200 मीटर, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ व्हील बेस लिखा हुआ है आपका 6.5 मीटर और लिखता है डिजाइन स्पीड 65 kmph। क्वेश्चन देखा, आंसर हमको देखना है कि किसी ने पूछा मीटर पे। अब लगाते हैं इसका फॉर्मूला, लिखा भी हुआ ये कॉपी में 892 नंबर के पॉइंट पे था, फिर से लिख रही हूँ। एक्स्ट्रा वाइडनिंग 2 चीजों से बनता है, एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है मैकेनिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल V 9.5 रूट R और मैकेनिकल वाइडनिंग NL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into R। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो कि है आपका साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, इसमें डेटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये आ जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर में, कैपिटल V लिखा, 9.5 रेडियस को मीटर में लेना है 200, ठीक।
और इसको n, अब n होता है नंबर ऑफ लेन्स, नंबर ऑफ लेन्स पता चलता है आपको जो विड्थ दिया रहता है उससे। अगर विड्थ ऑफ रोड दिया रहता 3.75 तो आप लेते n की वैल्यू 1। अगर विड्थ दिया है आपका 7 मीटर, मतलब ये 2 लेन रोड विथ विदाउट रेज्ड कर्व, विदाउट रेज्ड कर्व, और इस केस में ये 2 लेन हो गया तो n की वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी 2। तो 2 L आ रहा है आपका रिजिड व्हील बेस 6.5 का स्क्वायर मीटर पे, और रेडियस आपको लेना है फिर से मीटर। जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो जो एक पार्ट है उसकी वैल्यू आ रही है 0.21 और दूसरा पार्ट आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 0.48। 0.21 प्लस 0.48 दोनों को ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 0.69 मीटर। कैलकुलेशन बस करना था, कैलकुलेशन आपको हो सकता है लेंथी लगा होगा क्योंकि कैलसी नहीं है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लेता। इसका आंसर आया 0.69 मीटर। एक पार्ट आ रहा है 0.21, एक पॉइंट आ रहा है 0.48, ऐड करेंगे आप दोनों 0.69। यहाँ पर इंपॉर्टेंट था ये n की वैल्यू, नंबर ऑफ लेन मिलता आपका विड्थ से, 2 लेन रोड है तो आपका आ जाएगा n की वैल्यू 2, सिंगल लेन होता तो 1, 4 लेन होता तो 4। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रूफ के साथ ही 892 नंबर के पॉइंट पे करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन, आपको बोलता है कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स होता है ID, E max माइनस E डिवाइडेड बाई E max माइनस E मिनिमम, इसको E नेचुरल लेते हैं यहाँ पर, ठीक। ये क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है कि आपका सॉइल कितना कॉम्पैक्ट हुआ है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, वेरी लूज, लूज, मीडियम, डेंस, वेरी डेंस। इसके बेसिस पे हम कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं, 0 से 15, 15 से 35, 35 से 85, ऐसा करके आपका रेंज है अलग अलग, वेरी 35 से 50, 50 से 85, 85 से 100, ऐसा करके रेंज। तो ये दिखाता है आपको डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। सिंपल क्वेश्चन था, पॉइंट नंबर 1044 में क्रैश कोर्स बैच में कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है फिर से बड़ा क्वेश्चन, बट इसमें नॉमेनक्लेचर की बस बात कर रहा है, आप नाम से इसको डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक। रेफरेंस मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसमें नाम को समझा देती हूँ। नाम में बोला आपका कि मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, नाम को ही मैच करना था। वेल ग्रेडेड ग्रेवल सैंड मिक्सचर विथ लिटिल और नो फाइन्स, इसके इनिशियल नाम को वेल ग्रेडेड ग्रेवल, जो मेन बॉडी होती है उसको पहले लिखते हैं और प्रॉपर्टी उसको लिखते हैं बाद में। ये मैंने क्लास में भी करवाया है, डिटेल्ड बैच में भी और क्रैश कोर्स। फर्स्ट का ए का आएगा 3, ए का आएगा 3 आपके पास। यहाँ पर ए का 3 के लिए 2 ऑप्शन है, ए और बी, 2 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक। बाकी तो एलिमिनेट हो गए। अगला पुअरली ग्रेडेड सैंड, सैंड है तो एस, पुअरली है तो पी, तो इसका ऑप्शन आएगा सेकेंड का 4, ठीक। तो मैच करते हैं 4, ये 2 ऑप्शन से आपका ये आंसर मैच हो जाता है। फिर भी अगर आपको आगे देखना, इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड वेरी फाइन सैंड और क्ले सिल्ट विथ लो प्लास्टिसिटी, सिल्ट की बात कर रहे हैं तो सिल्ट को दिखाते हैं M से, लो को दिखाते हैं L से। अगला आ गया C का 1, और इनऑर्गेनिक क्ले हाई प्लास्टिसिटी, हाई को दिखाते हैं H से, क्ले है तो C। तो डायरेक्टली मैच होने वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं थी, टेक्निकल की ज़रूरत थी बट टेक्निकल डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं थी कि आप पूरा चार्ट को ही याद करें, आपको सिर्फ नाम पढ़ना आना चाहिए। क्रैश कोर्स बैच के नोट्स में अगर आप देखेंगे तो 1052 और 53 वेल ग्रेडेड ग्रेवल का नाम लिखा है GW, आगे फिर मैंने सैंड का नाम भी लिखवाया था और ये चार्ट में CH भी आया था।
तो वो नाम आपको पढ़ के भी समझाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेट डी में ही चल रहा है अभी हम। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 की जब बात होती है तो क्वेश्चन नंबर 32 पे यहाँ पर बोलता है if kx and kz are horizontal and vertical, चाहो तो आप जैसा क्लास में मैंने पढ़ाया कि horizontal और k vertical भी लिख सकते हो। permeability respectively stratified deposit, the effective permeability is given by, effective को equivalent permeability भी बोलते हैं। जब दो बात करता है दो डायरेक्शन की तो लिखते हैं kx ky नहीं दिया kz दिया, यही तीन होता तो kx ky kz की पावर 1/3। तो ये मैंने क्लास में कराया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ए पॉइंट नंबर 1076। यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 1076 के इक्विवेलेंट, यहाँ पर आप डायरेक्टली आ गए तो ये दो ऑप्शन, दो पार्ट मैंने करवाया था 2D और 3D का, डायरेक्ट बन जाता है क्वेश्चन, इसमें कोई सोचने की भी जरूरत आपको नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलता है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की जब बात आती है तो यहाँ पर ये बोला कि कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स पर्टेनिंग टू द फ्लो थ्रू सॉइल। फ्लो थ्रू सॉइल के बाद ये 4 पॉइंट दिए, फिर लिखा ऑफ दीज द फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी इंक्लूड्स, कौन कौन से फैक्टर परमेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। मैंने एलन हेजन का फॉर्मूला लिखवाया और आगे कोजने-कार्मन का एक फॉर्मूला लिखवाया। फॉर्मूले के हिसाब से k का एक रिलेशन आता है e क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस e, और दूसरा एलन हेजन से आता है k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d10 स्क्वायर। ठीक, कोजने-कार्मन के फॉर्मूले में दोनों चीजें आ जाती हैं। तो पहला आपका k डिपेंड करता है ग्रेन साइज यानी डायमीटर पे और वॉइड रेशियो e पे। डिटेल्ड बैच जब पढ़ा था, क्रैश कोर्स में ये दोनों लिखवाया है, डिटेल्ड बैच जब पढ़ा था तो वहां पर बताया था स्पेसिफिक सरफेस एरिया। कई स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो रहे थे कि क्रॉस सेक्शन एरिया बोला, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब यहाँ पर एक टर्म आता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे k डिपेंड नहीं करता। डार्सी के लॉ ने बताया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डिस्चार्ज वेलोसिटी I के प्रोपोर्शनल होता है। परमेबिलिटी तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो इसको ओपन करने से मिलता है। जब इसको ओपन करेंगे तो k I पे डिपेंड नहीं कर रहा है, k एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो v को I से कनेक्ट करता। यहां पर पूछा डिपेंड किस पे कर रहा है तो इसका आंसर आएगा 2 और 3। ठीक, ये क्वेश्चन बन जाता कोजने-कार्मन और एलन हेजन के फॉर्मूले से, जो कि आपको क्लास में कराया है 1070 नंबर के पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक की बात करें तो आप इस पेपर में एक पैटर्न आपने देखा कि 9th और 10th नंबर जो पॉइंट सिलेबस में दिया हुआ था, और सीपीएम से एक भी सवाल नहीं पूछा है। ठीक, एस्टीमेट कॉस्टिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, और 9th पॉइंट से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा है। एक ड्रिलिंग रिग का मैच मेकिंग जो कि अभी नहीं, नेक्स्ट सेक्शन में मैं लूंगी, और एक पूछा स्वच्छ भारत मिशन का ईयर। तो इससे एक मैसेज ये भी समझ में आता है कि हमको स्टैटिक पोर्शन को सिलेबस में ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए रादर देन डायनामिक पोर्शन। 9th और 10th जो था वो डायनामिक पोर्शन था, जिससे सवाल आपको सिर्फ 2 दिखे, और 1 से लेकर 8 तक के जो पॉइंट थे आपके सिलेबस उसमें से ही पूरे क्वेश्चन बने। ठीक, तो आपको स्टैटिक पोर्शन पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और मेहनत करने का तरीका स्टार्टिंग में आपको बताया कि कैसे हमको अपना माइंडसेट बदलना है, वहां से करना पड़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन सैनिटेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच ईयर करके पूछा, यहाँ पर लिखवाया था मैंने, 2 फेज में है, 14 से 19, 19 से 25। लॉन्च हुआ था ये 14 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 2014। क्लास में करवाया 1089 नंबर का पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट स्पीड, व्हाट इज द
स्पॉट स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक, स्पॉट स्पीड किसको बोलते हैं? स्पॉट स्पीड हाईवे का, ट्रैफिक का सिंपल क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल एट स्पेसिफाइड लोकेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल एट स्पेसिफाइड लोकेशन। एवरेज स्पीड नहीं होता, इफेक्टिव स्पीड नहीं होता, एवरेज नहीं होता। स्पॉट स्पीड का मतलब ऑन द स्पॉट जो स्पीड है उस इंस्टेंट पे, नाम पड़ा इंस्टेंटेनियस, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए। क्लास में क्रैश कोर्स बैच के नोट्स अगर आपने अभी रखा है तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ स्पॉट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल। सिर्फ एक लाइन में इसको लिखवाया था, वही एक लाइन में आपका क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट सीरीज में भी आया था, जब हमने मॉक टेस्ट सीरीज लिया था सेम क्वेश्चन था। और यहाँ पर सुनिए भी, देखते हैं क्या लिखा हुआ। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, थोड़ा और इसको बढ़ा देती हूँ। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, इन्फ्लुएंस लाइन को क्या करना, ड्रॉ करना। ये आपका पॉइंट नंबर 1240 पे, डिफाइंड फॉर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर। डायरेक्टली आईएलडी का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन डायरेक्ट कनेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये क्लास में मैंने बोला था कि फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन पूछता ही है। पहले के पेपर्स में हमको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखा था, बट इस पेपर में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखा, दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक डेफिनेशन और एक रिलेशन, वो भी आगे आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज। ठीक, पॉइंट नंबर 13-12 में क्रैश कोर्स बैच में मैंने करवाया था। फ्लेक्सिबिलिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय लोड या रोटेशन डिवाइडेड बाय मूवमेंट। तो लिखा है रोटेशन फॉर यूनिट मूवमेंट, जो भी नीचे का डेटा रहता है वो यूनिट होता है। इसका डेफिनेशन लिखाते टाइम या इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ऊपर में है रिजल्ट और नीचे में है एप्लीकेशन। ठीक, तो आपने अप्लाई क्या किया, यूनिट मूवमेंट, और उसका रिजल्ट क्या निकला, रोटेशन, तो इसको बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी रेशियो को पढ़ने का तरीका सिंपल है, यूनिट लोड अप्लाई किया, जो डिफ्लेक्शन मिला वो कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी। यूनिट मूवमेंट अप्लाई किया, जो रोटेशन मिला ये कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो रोटेशन, ये रोटेशन है फॉर किसके लिए, यूनिट मूवमेंट के लिए, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। ठीक, इसका आंसर बिल्कुल क्लियर था, क्लास में मैंने इसको पढ़ाया भी था और बोला भी था कि कई बार डेफिनेशन पूछने का पैटर्न है, तो ये डेफिनेशन नाम से पूछा है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2-3 मैंने डिफ्लेक्शन के पार्ट आपको करवा दिए थे क्रैश कोर्स पार्ट में। डिटेल्ड बैच में तो पूरा टेबल इसका मैं समझाती हूँ और याद भी कराती हूँ स्ट्रक्चर के पार्ट में। लिखा है द डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर ऑफ द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर। एक कैंटिलीवर बीम है, उसके फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन की बात कर। रोटेशन कपल, डायरेक्शन कुछ नहीं दिया तो कपल लगा हुआ है, ये हैज अ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये मैंने पॉइंट नंबर 1578 में बताया भी था। रोटेशन अगर पूछता तो ml/EI और डिफ्लेक्शन पूछा तो ml²/2EI। आपके क्वेश्चन में पूछा था डिफ्लेक्शन ml²/2EI, 1578 नंबर के पॉइंट पे डायरेक्टली लिखा हुआ, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे ऐसे ही 35 क्वेश्चन का सीक्वेंस आज के लेक्चर में लूंगी। ठीक, अगला नेक्स्ट आपको बोला है कि डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील बीम। ये सेम क्वेश्चन CSEB या WRD किसी एक पेपर में पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन, बट उसमें कॉम्बिनेशन नहीं बनाया था, डायरेक्टली पूछा था। डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील बीम में भी डिक्रीज्ड बाय। आप किसी भी बीम की डिफ्लेक्शन की बात करो, स्टील हो, कंक्रीट हो या सिंपल स्टील हो, RCC हो या टिम्बर बीम, सिंपल बीम की बात यहाँ पर करो, तो डिफ्लेक्शन किस पे कैसे डिक्रीज होगा। आपको डिफ्लेक्शन का
जो रिलेशन पता होता है, जैसे कोई भी रिफ्लेक्शन ले लो, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट सेंटर, तो ये आता है WL³ डिवाइडेड बाय 48 EI, ठीक, WL³ डिवाइडेड बाय 48 EI। जब इसकी बात करते हैं तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। एक रेक्टेंगुलर बीम का I होता है BD³ बाय 12, BD³ बाय 12। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन को रिलेट करूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, BD³ के, बाकी सब डेटा आप छोड़ दो। इसको कम करना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, विड्थ को, किसको बढ़ाना पड़ेगा, डेप्थ को। पढ़ते हैं डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ बीम, करेक्ट है। स्पैन का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर स्पैन का रूल नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको घटाना चाह रहे हो तो स्पैन को भी घटाना पड़ेगा, यहाँ पर बढ़ाओगे तो ये डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा, गलत है। डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द बीम, ये भी गलत है, इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द बीम। आंसर आता 1 and 4, सिंपल सा क्वेश्चन 1 and 4। क्लास में मैंने लास्ट का जो 3 क्लास था उसमें ये सब पॉइंट, और ये लास्ट का ही पॉइंट लगभग 1586 नंबर के पॉइंट, 87 नंबर के पॉइंट पे लिखवाया था, डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, उससे आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस मैट्रिक्स का क्वेश्चन, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस मैट्रिक्स का फिर से एक और क्वेश्चन। इन लीनियर स्ट्रक्चरल एलिमेंट, मतलब जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में एलिमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस के रिलेशन में देखते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट आपको मैच करना, ठीक। इन लीनियर स्ट्रक्चरल एलिमेंट स्टिफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल गलत है ये, पहला स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। आप ऑप्शन में देख सकते हो ये नहीं आएगा, ए इनकरेक्ट हो गया। स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, बी करेक्ट है। अब देखो बी जब करेक्ट है तो सी और डी ऑप्शन में तो बी है ही नहीं, तो आप इतना करके भी डायरेक्टली इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे, आपका टाइम बच जाता। अब टाइम बचाने के एस्पेक्ट से भी आपको देखना पड़ेगा, अगर पेपर लेंथी है तो आपको टाइम बचाना भी पड़ेगा कि मैं एक एक पॉइंट को बनाऊं और डायरेक्टली ऑप्शन को चेक करते जाओ। ये दूसरे से मेरा बन गया तो मेरे को बाकी चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि मैं अभी डिटेलिंग कर रही हूँ तो मैं बाकी को भी चेक कर लेती हूँ। स्टिफनेस इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल गलत है। स्टिफनेस फ्लेक्सिबिलिटी आर नॉट रिलेटेड, गलत है। नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है, तो आंसर आ जाएगा ओनली बी। बी ही क्या है इसके लिए सही। ये मैंने क्रैश कोर्स बैच में जब हमने किया था क्लास में, ठीक, क्रैश कोर्स बैच में तो 13-10 नंबर के पॉइंट पे हमने किया था, ठीक, ये वाला पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी का डेफिनेशन, ठीक। अगला चाहिए, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ व्यापम एंड पीएससी। ये सवाल जो है आपका कॉम्पैक्शन से लगभग हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है, और उस ट्रेंड को कंटिन्यू किया। विथ इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन एनर्जी, कॉम्पैक्शन टेस्ट में क्या होता है। क्लास में जब हमने किया था तो ये ग्राफ मैंने समझाया था आपको कि जो आपका एमपीटी टेस्ट होता है उसका ड्राई डेंसिटी क्या मिलता है, ज्यादा, और एसपीटी टेस्ट होता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, उसका ड्राई डेंसिटी क्या मिलता है, कम, ठीक। एमपीटी का ओएमसी मिलता है कम, एसपीटी का ओएमसी मिलता है ज्यादा। तो जब आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो डेंस तो ज्यादा हो जाएगा, बट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डायरेक्ट क्वेश्चन, ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेस, एमडीडी इंक्रीजेस, ओएमसी डिक्रीजेस, आंसर आ जाएगा सी। क्लास में ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जब मैंने WRT का पेपर हम क्लास में जब सॉल्व कर रहे थे लास्ट का दूसरा तीसरा दिन जो था 22 या 23 को, तो एक सेम क्वेश्चन WRT के पेपर से करवाया था आपको। ये आपका अभी पूछा है, ये WRT का, ये अभी पूछा है, ये WRT का क्वेश्चन, ठीक। क्या पूछा है, 77 नंबर का क्वेश्चन है। श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है,
कौन सा करेक्ट आंसर है? सेम क्वेश्चन इधर, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कोई भी कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, सिर्फ लिखने के तरीके को बदल दिया। इसमें रोमन में लिखा है, इसमें 1 2 3 में लिखा। ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिपेंड करता है। पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ श्रिंकेज जो है वो चेंज होते जाता है, बट ये स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता। स्ट्रेस पे डिपेंड करता है क्रीप, श्रिंकेज डिपेंड नहीं करता। आंसर आएगा 1 और 2। WRD के पेपर में भी सेम आंसर ए ऑप्शन पे ही था, 1 और 2। ये क्लास 1 में किया था, ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। आपका स्टील डिजाइन से स्लैंडरनेस रेशियो, ये भी बड़ा फेवरेट है, स्टेट का स्लैंडरनेस रेशियो या तो डायरेक्टली पूछ देता है, या स्लैंडरनेस रेशियो का कंपैरिजन पूछता है, या ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसा बना के दिया है वैसे। पढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इन स्टील रॉड, ठीक, स्टील रॉड में लिखा है 20 mm डायामीटर, डायामीटर कितना है इसका, 20 mm, is used as tie member in roof bracing system, may be subjected to possible reversal of stresses due to wind load. विंड लोड की बात की, मेंबर कैसा था, टाई यानी टेंशन मेंबर। आगे बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ द मेंबर। अब इसको रिलेट करना था आपको स्लेंडरनेस लिमिट से। टेंशन मेंबर का ये टेबल हमने किया है क्लास में, 93 नंबर के पॉइंट, मतलब शुरू के तीसरे दिन पे ये टेबल आपको करवाया था क्रैश कोर्स में। डेड लोड और लाइव लोड को छोड़ के विंड लोड और अर्थक्वेक में टाई मेंबर का, क्योंकि ऊपर में लिखा है स्टील रॉड की बात की तो स्टील डिजाइन से ये रिलेट कर रहा था। लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है, 350। लैम्डा का फॉर्मूला था L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय R मिनिमम, ठीक, इज इक्वल टू 350। आपको निकालना है ये L इफेक्टिव। R मिनिमम होता है मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। यहां पर क्वेश्चन में देखिए रॉड लिखा है, रॉड मतलब ये सर्कुलर है, तो सर्कल का R मिनिमम का वैल्यू क्लास में हमने पढ़ा कितना होता है, D डिवाइडेड बाय 4, या फॉर्मूला में जाओ तो अंडर रूट I मिनिमम डिवाइडेड बाय एरिया, उससे ये डायरेक्टली निकल जाता है। सब्स्टिट्यूट करती हूं मैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया मैंने 350, ठीक, सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय R मिनिमम इज इक्वल टू 350। L इफेक्टिव इज इक्वल टू 350, R मिनिमम कितना आ जाएगा, D बाई 4, डायमीटर कितना दिया 20 डिवाइडेड बाई 4 mm में आपका आंसर आए, ठीक। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते तो ये आ जाता आपका 7050 mm। डायरेक्टली ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता, ठीक, 1750। बट इस क्वेश्चन के लिए आपको कोडल प्रोविजन याद होने की जरूरत है। जिनको कोड याद नहीं था ये सिंपल क्वेश्चन नहीं बनते, उनको भी ये फिर टफ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। जब आप सेटलिंग वेलोसिटी की बात करते हैं, हमने इसका फॉर्मूला डिटेल बैच में भी पढ़ा, क्रैश कोर्स में भी देखा। जब सेटलिंग वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है Vs g डिवाइडेड बाय 18 g माइनस 1 d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मतलब ये सेटलिंग वेलोसिटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन या प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का पार्ट है, और ये स्टोक्स लॉ से मिलता है। किस लॉ से मिलता है, स्टोक्स लॉ। ये जब CACB का पेपर या कोई पुराना पेपर हम क्लास में जब सॉल्व कर रहे थे तो ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड भी था, तो आंसर आ जाएगा आपका स्टोक्स लॉ, ठीक। प्रिंटेड नोट्स में यहाँ पर कवर किया गया, इसको जियोटेक में भी कवर किया। स्टोक्स लॉ का पार्ट सेटलिंग वेलोसिटी के कंटेक्स्ट में आता है, एनालिसिस ऑफ इतना ये वेलोसिटी, इस पार्ट में मैंने इसको समझाया था, ठीक। तो ये हो गया सिंपल गोइंग क्वेश्चन। आगे देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आपका पूछा
कि 94 नंबर का व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज 0 द सॉइल इज IP। किस सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है? ठीक। अब जो क्लेई सॉइल होते हैं उसमें लिक्विड कंटेंट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, रखने की कैपेसिटी होता है, क्योंकि सरफेस पे वो होल्ड करके रख सकता है, तो क्ले तो नहीं आएगा। फाइन की कैटेगरी में सिल्ट भी आता है, और ये सिल्ट के साथ सैंड का कॉम्बिनेशन। कोर्सर पार्टिकल से पानी छन जाता है, तो लिक्विड लिमिट कम होने के कारण ये लगभग कितना हो जाता है? 0 सैंड। अब इसको मैंने यहाँ पर लिखवाया भी है, आपको जो नोट्स मिला था क्रैश कोर्स बैच में हमने पढ़ा प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर कोर्सर सॉइल, ये IP इज इक्वल टू क्या लिखा? 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक ही कोर्सर सॉइल दिया है, कौन सा दिया है? सैंड। बाकी दोनों फाइनर सॉइल है, और ये जो है फाइन प्लस कोर्स का मिक्स है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? C। वैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स का डिटेल भी किया था हमने क्लास में, यहाँ पर ये 10-27 नंबर के पॉइंट पे कि IP का फॉर्मूला क्या, तो उससे भी ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन ये भी है। 15 अप्रैल की क्लास में जब क्रैश कोर्स का पार्ट चल रहा था तो हमने देखा था कि द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ सर्वे एरिया इज, एरिया जब क्या होता है 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होता है तो कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। कर्वेचर कंसीडर करने वाले सर्वे को बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे यहाँ 250 ऑप्शन नहीं था, आपका आंसर आएगा 260 स्क्वायर किलोमीटर। नोट्स में सर्वे के पार्ट में सेकंड नंबर के पॉइंट पे था। सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं थी। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें मैं असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट जब बताऊंगी, सीक्वेंसिंग को जमाना, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों हमको अब डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका स्टील डिजाइन का। अगेन स्टील डिजाइन का क्वेश्चन था, ठीक। इसके पहले लैम्डा वाला क्वेश्चन आपने देखा स्टील डिजाइन। क्या लिखा है पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक। इसमें पहला लिखा है गसेटेड बेस, पिच ऑफ रिवेट, अनविंड फॉर्मूला, एक्सियल टेंशन। अनविंड का फॉर्मूला बोल्ट का डायमीटर निकालने के लिए यूज होता है। जब आपके पास डिजाइन में कोई इनिशियल इनपुट नहीं रहता तो आप एक एजम्पशन लेते हो कि इस डायमीटर का अगर हम बोल्ट लेंगे और इस प्लेट को जोड़ेंगे तो यहाँ से हम थ्योरी को क्या कर सकते हैं, डिजाइन को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद रिजल्ट नहीं आए तो योर अजम्पशन इज ओके, और नहीं आया तो फिर क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो अनविन का फॉर्मूला जो है ये किसको रिलेट करता है, साइज ऑफ रिवेट को। तो सी का मैच करना चाहिए था 3। टाइम बचाने के लिए जैसे ही मेरे को सी दिखा, मैंने फर्स्ट ऑप्शन को देखा नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन को देखा नहीं होगा, मैच हो रहा था बी और डी दोनों। तो फिर मैं अगले में चली गई। अगले में चली गई तो मैंने देखा गसेटेड बेस, स्लैब बेस जब पढ़ते हैं तो कॉलम के नीचे जो बेस डलता है उसको बोलते हैं स्लैब बेस। स्लैब बेस में ग्रिलेज बेस होता है, गसेटेड बेस होता है और स्लैब बेस होता है। 3 नाम आते हैं, उसमें एक नाम आता है गसेटेड बेस। ये स्टील कॉलम में देते हैं तो ए को मैच करेंगे 1 से। जैसे ही आपने ए को 1 से मैच किया आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर आ गया ये। इसके बाद मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं थी अगर टाइम बचाना था, क्योंकि पेपर लेंथी था। तो आपको इस एस्पेक्ट में घर में प्रिपरेशन करते टाइम सोचना पड़ेगा कि 2 मैच हो गया, 2 से ऑप्शन एलिमिनेट होके एक ही ऑप्शन बचा, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप अगले क्वेश्चन में आप स्विच कर सकते हैं। हालांकि अब मैच करते हैं तो पिच ऑफ रिवेट की जब बात करते हैं तो पिच ऑफ रिवेट आपका यहाँ पर मैच हो रहा है। पिच ऑफ रिवेट मैच होता है 4th पॉइंट से, लैप से। और अगला आ गया एक्सियल टेंशन। एक्सियल टेंशन का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं बोल्ट, तो ये आंसर आ जाएगा आपका डी। अनविंस का फॉर्मूला यहाँ पर बताया था, और जब डिटेलिंग किया था इसी क्रैश कोर्स के सेक्शन पे तो एक्सियल टेंशन भी पढ़ा है, पिच ऑफ रिवेट भी पढ़ा है, तो वो सारा सेक्शन आप रिलेट कर सकते हैं पॉइंट नंबर 771 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन डेटा को अगर आप थोड़ा सा बदल दें तो ये मॉक टेस्ट सीरीज में भी था, टेस्ट नंबर 3 पे। जो अभी आपका PHEJ का टेस्ट चला था उसमें सेम क्वेश्चन था, क्योंकि ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट का।
Which of the following station is not affected by local attraction? लोकल अट्रैक्शन से अनअफेक्टेड स्टेशन का नियम सिंपल है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को प्लस माइनस करो 180 के बराबर आना चाहिए, नहीं आया तो अफेक्टेड। इसको जब माइनस किया प्लस माइनस को आप छोड़ दो, आंसर आ रहा था 180 डिग्री 00 मिनट। इसको किया तो चेंज आ रहा था, 180 नहीं आ रहा था, इसमें भी 180 नहीं आ रहा था, इसमें भी 180 नहीं आ रहा था, 180 नहीं आ रहा था। इट मीन्स ए और बी ऐसे स्टेशन है जिसमें लोकल अट्रैक्शन नहीं था। अब ए और बी में नहीं था तो बी सी में कैसा हो गया? बी सी में बी के कारण नहीं हुआ, किसके कारण आया? सी के कारण। डी ए में ए के कारण नहीं हुआ, किसके कारण आया? डी के कारण। यानी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड स्टेशन थे सी और डी। आपको पेपर में पूछा है नॉट अफेक्टेड, क्या आएगा? ए एंड बी। अब कई स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन को पूरा तो बना लिए बट इसमें लास्ट में नहीं पढ़ा कि अफेक्टेड पूछा है कि नॉट अफेक्टेड, और आंसर लगा के आ गया सी एंड डी। आपको पढ़ना तो पड़ेगा कि अफेक्टेड पूछा है कि नॉट अफेक्टेड। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। फ्री मतलब नॉट अफेक्टेड, तो वैसा ही ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, क्लैम शेल। क्वेश्चन नंबर 83 है, सेट नंबर आपका डी का। क्लैम शेल के पहले जब भी हम हैंडलिंग ऑफ लूज मटेरियल की बात करते हैं जैसे सैंड और ग्रेवल, ये चीज आप नोट भी कर लीजिए अपनी कॉपी में, आगे के लिए काम आएगा। तो एक होता है डंप ट्रक, ठीक, सेकंड होता है एक्सकेवेटर, एक्सकेवेटर में नाम आता है क्लैम शेल, ठीक। नेक्स्ट आता है लोडर और थर्ड आता है कन्वेयर सिस्टम। ये चारों जो हैं ये लूज मटेरियल को हैंडल करने के लिए या सैंड और ग्रेवल को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इसमें जो बाकी नाम जो दिए वो हार्ड मटेरियल के लिए भी हो सकते हैं, बट क्लैम शेल का काम किसके लिए? लूज मटेरियल को उठा के अपने बकेट में लेके चला जाता है। तो आंसर आ जाएगा क्लैम शेल। डिटेलिंग किया था, आपको इक्विपमेंट का एक शीट दिया था क्रैश कोर्स बैच में, उसमें क्लैम शेल की डिटेलिंग में ये चीज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मॉक टेस्ट नंबर 3 पे था, बट आपके पेपर में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वन। हमने मॉक टेस्ट में पूछा था कि कौन सा लॉन्गेस्ट है। स्मॉलेस्ट वन में करना कुछ नहीं था, सबका रेशियो निकालते एक यूनिट में कवर करके और डेसिमल में वैल्यू निकाल लेते, सबसे छोटा वैल्यू होता वो आता आंसर। जैसे पहला जो इसमें है, फर्स्ट देखिए लिखा है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसकी डिटेलिंग कर देते हो, 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर कन्वर्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर नीचे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 1/1000, ठीक। लिख सकते हैं इसको 1/1000 को लिख सकते हैं 1/1000 को 0.001, ठीक, इसको लिख सकते हैं 0.001। सेकेंड आता 1 डिवाइडेड बाय 5000, इसको लिख सकते थे 1/5, 1/1000, ठीक। 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 0.0002। थर्ड देखते 1 डिवाइडेड बाय 10,000, ये आ जाता 0.1234, ठीक। नेक्स्ट आता 1 सेंटीमीटर बाय 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये मीटर में कन्वर्ट किया, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। आरएफ में आपको दोनों यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना जीरो आ गया? 3, 4, 5 और 6, 0.1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे छोटा डेटा ये लास्ट वाला, ठीक। आंसर आ जाता है इसका डी। इस टाइप का ही क्वेश्चन हमने दिया था टेस्ट में, उसमें पूछा था लॉन्गेस्ट, यहाँ पूछा है शॉर्टेस्ट। सिंपल क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन
क्या बोलता है, पिक अप द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या कौन सा सही है किसी बीम के लिए जो बीम यहाँ पर दिया हुआ है। ये बीम में आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछता है। क्लास में बार बार मैंने बोला है कि जब हम हिंज या रोलर सपोर्ट की बात करते हैं तो वहां पर मूवमेंट होता है जीरो। स्लोम डिफ्लेक्शन मेथड का भी यूज हो रहा है यहाँ पर और सिंपल कंसेप्ट का भी यूज हो रहा है। तो एट हिंज सपोर्ट मूवमेंट इज जीरो, MAB क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप वो स्टेटमेंट खोजो, अगर आपको पूरा नहीं आता तो वो स्टेटमेंट ढूंढो जिसमें ये ऑप्शन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाता ए। डिटेल्ड बैच में स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में ये बताया है कि कोई भी बीच का सपोर्ट या बीच का जॉइंट जो है वो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। उसके लिए उसके दोनों साइड जो भी मेंबर जुड़े रहते हैं, या 3 मेंबर जुड़ेंगे या 4 मेंबर जुड़ेंगे, सबका मोमेंट का समेशन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो MBA प्लस MBC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। सी ऑप्शन A एंड C इज करेक्ट। हालांकि ये सिर्फ एक से बन जाता, आपको दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। मैं इसको स्लोप रिफ्लेक्शन मेथड भी नहीं लूंगी, इसको लूंगी सिंपल हिंज की प्रॉपर्टी, जो कि क्रैश कोर्स में भी करवाया है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, सिस्टमैटिक एरर। एरर्स आपका थ्योरी ऑफ एरर्स मैंने समझाया था, एक होता है एक्सीडेंटल एरर, एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है मिस्टेक। सिस्टमैटिक एरर जो आपका सिस्टम से चलते हैं, जो एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, हर बार प्लस का डिफरेंस आ रहा है या हर बार माइनस का डिफरेंस आ रहा है, फॉलो सेम वेल डिफाइंड लॉ। एक्सीडेंटल इन नेचर ये गलत है, ये एक्सीडेंटल एरर है, कभी प्लस होता है कभी माइनस, में चेंज इन साइन ये गलत है। सिस्टमैटिक एरर हमेशा या तो पूरा पॉजिटिव होगा या तो पूरा नेगेटिव, प्लस माइनस ऐसा नहीं होता। अकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस, केयरलेसनेस के कारण जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड मिस्टेक। उसको एरर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मिस्टेक। तो ये मिस्टेक का डेफिनेशन है, ये आपका कंपेंसेटिंग एरर का है, ये भी कंपेंसेटिंग है एक्सीडेंटल एरर का। क्लास में इसको कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलडोजर। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दिया था, ठीक। बुलडोजर ऑफ अर्थवर्क प्रोजेक्ट का काम क्या होता है, पॉइंट नंबर, ये प्रिंटेड नोट्स में 10 नंबर का पॉइंट है। पहला क्या है, स्प्रेडिंग द अर्थफिल, ठीक, इसका यूज होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर, स्प्रेडिंग द अर्थफिल, ठीक। सेकेंड, स्प्रेड मतलब जे वाला पॉइंट तो होगा। अब आप इधर चेक करते जाओ, ये सी नहीं हो सकता, कौन सा करेक्ट है पूछा। अगला आ रहा है एक्सकेवेटिंग डीप ट्रेंचेस। कभी भी ये डीप ट्रेंच को एक्सकेवेट बुलडोजर नहीं कर सकता, ऊपर की लेयर को या कहीं अवैध कब्जा तो उसको तोड़ने का ही काम करेगा, ठीक। तो के तो नहीं हो सकता, तो के वाला ऑप्शन ये भी हट गया। अब आपके पास एक ए है एक डी है। अगला देखते हैं मेंटेनिंग हॉल रोड, ठीक। तो जिस जगह से कचरा उठाएगा वहां से उठा के ये दूसरी जगह पे क्या कर देगा, इसको इकट्ठा कर देगा, तो ये एल वाला पॉइंट भी करेक्ट। ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इसके पास ट्रॉली नहीं होती जिसमें ये मटेरियल को जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है वैसा उठा के दूर तक ले जा सकता है। ये सिर्फ एक जगह से घुमा के दूसरी जगह पे रख सकता है या थोड़ी दूरी पे रख सकता है। इसका आंसर आएगा जे एंड एल। यहाँ पर लिखा है मेंटेनिंग, ये देखो ये पॉइंट बिल्कुल सेम मैंने आपको नोट्स में भी दिया, स्प्रेडिंग द अर्थफिल, मेंटेनिंग हॉल रोड, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट आपके शीट पे। क्लियरिंग लैंड, बैकफिलिंग, ये सब ऑप्शन में नहीं था बट इससे मैच हो जाता। आप यहाँ पर ये फोटो देख लो, ठीक, इसमें कहीं पर भी ट्रॉली नहीं, आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है बुलडोजर, इसमें ट्रॉली नहीं होती, ये होता है बकेट, ठीक, और ये होता है स्क्रैपर। तो ये क्या करता है, बकेट से खींचता है, नहीं ये बकेट है और ये क्या है, स्क्रैपर, इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, इधर से खोद के इसमें क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। बट ये दूर ले जा नहीं सकता क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट में सिस्टम होता है, क्राउलर सिस्टम होता है। ये भी फोटो है आपका इसका बुलडोजर का। अगला क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन सिंपल था लेवलिंग के पार्ट से। लेवलिंग के पार्ट के जब क्वेश्चन आप बात करेंगे तो इसमें एक नाम जो दिया है जिससे हम डायरेक्टली इसको मैच कर सकते थे वो था बैरोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक। बैरोमीटर का काम होता है, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ये सिंपल सा बैरोमीटर का काम होता है प्रेशर को
चेक करना। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं सी से मैच करने का ट्राई करती हूँ पहले। ऑप्शन में सी का आना चाहिए आपका 1, सिर्फ एक ऑप्शन था सी से 1 का, बाकी आपको देखने की भी जरूरत नहीं थी। बैरोमीटर देखते, बैरोमीटर का नाम होता है लोकल एटमॉस्फेरिक। ये भी क्वेश्चन आप याद कर लो, ये पेपर में पूछ भी चुका है पहले कि बैरोमीटर का यूज होता है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक कर, तो बैरोमेट्रिक लेवलिंग का काम भी वही होता है। आंसर आ जाएगा ये, बाकी चीजें आप नहीं भी देखोगे तो भी डायरेक्टली मैच हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स। सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं? सीमेंट कॉन्क्रीट बोला है तो उसमें लाइम की जरूरत ही नहीं थी। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, लाइम नहीं आना चाहिए, लाइम इज नॉट मिक्स्ड। ठीक, आंसर आएगा डी। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे थे मान लो पेपर हॉल में, तो आप इससे भी सीक्वेंसिंग बना सकते थे। मान लो कोई रेशियो 1:2:4, सबसे ज्यादा क्या है? एग्रीगेट यानी बी आता, उसके बाद कौन होता है? सैंड यानी ए आता, उसके बाद कौन होता है? सीमेंट यानी आता डी। बी ए डी का सीक्वेंस भी कहीं मैच नहीं कर रहा। बी के बाद एक है क्या? नहीं। डी है क्या? नहीं। तो ये भी मैच नहीं करता था, करके आप बोल सकते हैं आंसर डायरेक्टली क्या आएगा? डी। और इसमें लाइम सीमेंट कंक्रीट नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला है? सीमेंट कंक्रीट। तो इस नोट पे आज हमने 35 क्वेश्चन कर लिए जो स्ट्रेट गोइंग क्वेश्चन थे, जिसमें मेरे को लगता है कि जब पेपर हॉल में आप बैठे होंगे तो ये 35 क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बन गए होंगे। जो सेकेंड लेक्चर आएगा PHE डिटेल्ड सॉल्यूशन का, उसमें मैं आपको असर्शन रीजन को कैसे हैंडल करना है, सीक्वेंसिंग को कैसे हैंडल करना है, ये सेक्शन आपको बताऊंगी, क्योंकि पेपर का जो लेवल अब उसकी डिमांड ये हो गई। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, या आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। कठिन सवालों के लिए आप आज से माइंडसेट बनाइए। आपके सामने अभी 2 पेपर है, और भी वैकेंसीज जो फ्लोट होने वाली हैं उनकी जानकारी मिलते जा रही है, बट WRD और PWD सामने है। आज से माइंडसेट बनाइए और एक सॉलिड माइंडसेट के साथ आप प्रिपेयर रहिए कि कठिन सवाल आएंगे तो हमको कठिन के लिए पेपर में कठिन सवाल जब दिखेंगे आप पहले से तैयार रहेंगे, तो आपको वो जो पैनिक कंडीशन के कारण 4 से 7 क्वेश्चन गलत हुए या छूटे, अब वो नहीं छूटेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पेपर आने वाला है कठिन। थैंक यू सो मच।